हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिव्य करियर। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग एंड द मार्क्स वेटेज। तो डिफरेंट मॉड्यूल्स का कितना मार्क्स वेटेज है, किससे कितने क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, कितने परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, कौन से बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट्स है जिनसे मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं, वो सभी चीज हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जरूर से पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे वीडियोस आए। इन सभी वीडियोस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो जरूर से वो ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडे सेशन। सो पीवीबी की अगर बात की जाए तो इसमें आपके टोटल 55 यूनिट्स हैं विच आर डिवाइडेड इनटू 4 मॉड्यूल्स। जो मॉड्यूल ए बी सी डी है कंप्राइजिंग ऑफ 21 यूनिट्स, 20 यूनिट्स, 9 यूनिट्स एंड 5 यूनिट्स। तो अब हम लोग सभी मॉड्यूल्स की वन बाय वन बात करेंगे और देखेंगे किन से कितने परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और कौन से टॉपिक से मेनली इनमें क्वेश्चंस देखने को मिले हैं हमें। तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग मॉड्यूल ए की, विच इज जनरल बैंकिंग ऑपरेशन, जिसमें आपके टोटल 21 यूनिट्स हैं। सो अगर मॉड्यूल ए की बात करी जाए तो काफी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, जिससे अराउंड 35% जो क्वेश्चंस होते हैं आपके पेपर में वो आपके मॉड्यूल ए से आते हैं। तो मॉड्यूल ए आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, इससे आप समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट यूनिट्स की मॉड्यूल ए में। तो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट पहला है आपका यूनिट 2, विच इज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड केवाईसी गाइडलाइंस। इस चैप्टर से बात की जाए तो इससे जो मेनली क्वेश्चंस देखने को मिले हैं एग्जाम में, दैट वर रिलेटेड टू स्टेजेस इन मनी लॉन्ड्रिंग, जिसमें प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन, वो आपको पता होना चाहिए। और इसमें जो क्वेश्चंस कई बार रिपीटेड हुए हैं वो है रिलेटेड टू रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस, जहां पे बैंक्स को क्या है, एफआईयू इंडिया को रिपोर्ट सबमिट करनी रहती है रिलेटेड टू कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट, नॉन प्रॉफिट ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट। तो कितने अमाउंट का ट्रांजेक्शन होता है तो इन रिपोर्ट्स में लिखना रहता है। जैसे कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स में 10 लाख एंड अबव है, क्रॉस बॉर्डर में 5 लाख है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट में अबव 10 लाख का कैश रिसीट्स अगर इनको मिल रहा है। काउंटरफिट करेंसी नोट्स में सारी काउंटरफिट करेंसीज दिखाने पड़ते हैं। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट सबमिट करनी होती है विद इन 7 डेज ऑफ एस्टैब्लिशिंग सस्पिशियंस। ठीक है, साथ में इस पे कई बार क्वेश्चंस आपके फटका गाइडलाइंस पे आ चुके हैं। फटका किस लिए होता है, कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स क्या है। तो इनसे काफी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। और एक क्वेश्चन, हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस पे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 4 कि कितना ऑफेंस अगर गिल्टी कोई पाया गया तो उसकी क्या पनिशमेंट है। तो उसमें इम्प्रिजनमेंट जो दी जाती है उसके बारे में क्वेश्चन आया है, विच रेंजेस फ्रॉम 3 to 7 years, कैन बी एक्सटेंडेड टू 10 years एंड द फाइन कैन बी ऑल्सो इम्पोज्ड ऑन हिम। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमें यूनिट 2 से देखने को मिलते हैं, जो आपको बहुत अच्छे से करके जाना रहेगा। ओके, नेक्स्ट आपका यूनिट 4 काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, विच इज ओपनिंग अकाउंट्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कस्टमर। तो इसमें कुछ स्पेशल कस्टमर्स होते हैं इंडिविजुअल अकाउंट्स में, जैसे कि अकाउंट्स रिलेटेड टू इलिटरेट पर्संस, अकाउंट रिलेटेड टू ब्लाइंड पर्संस, अकाउंट्स रिलेटेड टू माइनर्स। तो इनकी करेक्टरिस्टिक्स आपको बहुत अच्छे से करनी है। इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, बैंक को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं व्हाइल ओपनिंग द अकाउंट्स ऑफ दीज टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। साथ में जो नॉन इंडिविजुअल कस्टमर्स है, जैसे कि आपके एचयूएफ अकाउंट हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हो गया, उसमें बैंक्स को क्या देखना रहता है, एलएलपी हो गया, कंपनीज अकाउंट हो गया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेना रहता है, तो वो सब आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। देन द नॉर्म्स रिलेटेड टू ओपनिंग द करेंट अकाउंट, अगर 5 करोड़ से कम की ओवरऑल लिमिट है तो करेंट अकाउंट ओपन करने में कोई नॉर्म्स है क्या अलग, अगर अबव 5 करोड़ की लिमिट है तो क्या अलग नॉर्म्स है, वो पता होने चाहिए, उस पे क्वेश्चंस आते हैं। सो यूनिट 4 आपका अगेन इंपॉर्टेंट यूनिट है। देन आपका यूनिट 5, विच इज ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट, जिसमें कई बार क्वेश्चंस आए हैं रिलेटेड टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल अकाउंट्स एंड बीएसबीडी अकाउंट्स, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स। तो क्या रिस्ट्रिक्शन है स्मॉल अकाउंट्स में और क्या रिस्ट्रिक्शन है बीएसबीडी अकाउंट्स में, इसकी सारी करेक्टरिस्टिक्स बहुत ही अच्छे से करके जानी है। जैसे स्मॉल अकाउंट्स में जो बैलेंस है वो 50,000 से ज्यादा का नहीं हो सकता, टोटल डेबिट से एक मंथ में 10,000 से ज्यादा का नहीं हो सकते, टोटल क्रेडिट से एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज्यादा का नहीं हो सकता। वैसे बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होता है, इसमें मिनिमम बैलेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है,
बट डिपॉजिट्स पे किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एटलीस्ट 4 विड्रॉल्स फ्री होने चाहिए मंथ में। और अगर किसी पर्सन का कोई दूसरा अकाउंट है तो उसको 30 डेज में क्लोज कर देना रहता है विद इन ओपनिंग ऑफ बीएसबीडी अकाउंट। स्मॉल अकाउंट सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन पे ओपन हो जाता है विदाउट टेकिंग एनी ओबीडी। बीएसबीडीए केवाईसी कंप्लायंट अकाउंट होता है जिसमें ओबीडी कलेक्ट की जाती है। तो ये सब चीजें हम शॉर्ट में आपको बताते चल रहे हैं जिससे आप रिकॉल कर पाओ। तो ये सब क्वेश्चंस बहुत आते हैं इससे में एग्जाम में आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर। तो बाकी एफडी आरडी ये सब के बारे में थोड़ा बहुत देख जाइएगा। नेक्स्ट आपका यूनिट 9 काफी इंपॉर्टेंट है विच इज ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ एनआरआई बिजनेस, जिसमें आपके एनआरओ अकाउंट्स, एनआरई अकाउंट्स, एफसीएनआर अकाउंट्स तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। जो नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रूपी अकाउंट होता है ये मेनली ओपन किया जाता है जिससे जो एनआरआईज की जो इंडिया में सोर्स ऑफ इनकम है उसको वो डिपॉजिट कर सके अकाउंट्स में। और एनआरई मेनली ओपन किया जाता है जिससे वो फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम को एनआरई अकाउंट्स में डिपॉजिट कर सके। अब जो एनआरओ होता है इसमें रिस्ट्रिक्शन है कि आप एक साल में सिर्फ $1 मिलियन ही रिपैट्रिएट कर सकते हो और जो इंटरेस्ट इनकम होता है वो टैक्सेबल होता है। एनआरई अकाउंट में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप फुल अमाउंट रिपैट्रिएट कर सकते हो और इसमें जो इंटरेस्ट इनकम है वो टैक्स फ्री होता है। तो ये सब मेन डिफरेंसेस है जो आपको क्लियर होने चाहिए। एफसीएनआर अकाउंट में जो पैसा होता है वो फॉरेन करेंसी में ही डिनोमिनेटेड रहता है। एनआरओ एनआरई में इंडियन रुपी में होता है। तो इनमें से अगर आप पैसा निकालोगे तो आपको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिफोर रिपैट्रिएटिंग इट। बट एफसीएनआर में ऑलरेडी वो फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट होता है तो आपको कोई कन्वर्जन कॉस्ट नहीं लगेगा। और इसमें फिक्स डिपॉजिट बनता है फ्रॉम 1 ईयर टू 5 ईयर्स। ओके, तो ये सब चीजें हैं जो पता होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट यूनिट है यूनिट 10 विच इज फॉरेन करेंसी अकाउंट्स फॉर रेसिडेंट्स। रेसिडेंट्स कौन से अकाउंट्स खुलवा सकते हैं फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड में? रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, रेसिडेंट फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक अकाउंट्स, एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट्स एंड डायमंड डॉलर्स अकाउंट। चारों अकाउंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस टाइप के पर्सन कौन सा अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ओके, तो वो सब अच्छे से करके जाइएगा। यूनिट 10 इज अगेन इंपॉर्टेंट यूनिट। नेक्स्ट आपका वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट हो गया एंसिलरी सर्विसेज, जिनसे मल्टीपल क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिले हैं। एक तो आपका डिमांड ड्राफ्ट और बैंकर चेक पे हर साल कोई ना कोई ये क्वेश्चन रहता है। कई बार जो रिपीटेड क्वेश्चन इसमें आया है दैट इज रिगार्डिंग डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट। तो अगर डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट आता है तो उसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है बैंक को कितने टाइम पीरियड में डुप्लीकेट डीडी इशू कर देनी चाहिए आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ ऑल द फॉर्मेलिटीज बाय द कस्टमर। तो करेक्ट आंसर होता है ऑन अ फोर्टनाइट, इन अ फोर्टनाइट, मतलब कि 14 डेज में कर देनी चाहिए। और अगर डिले करती है बैंक्स तो उसको एफडी के इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इशुएंस ऑफ डुप्लीकेट डीडी पे क्वेश्चंस आते हैं। देन एनईएफटी आरटीजीएस के बारे में आप इससे भी पढ़ सकते हो, मॉड्यूल सी से भी पढ़ सकते हो। इनसे हमेशा क्वेश्चंस दिए जाते हैं और 2 बार इनका यूटीआर नंबर पर क्वेश्चन आ चुका है कि एनईएफटी का यूटीआर नंबर कितने डिजिट्स का होता है, 16 डिजिट्स का होता है। आरटीजीएस का 22 कैरेक्टर्स लॉन्ग होता है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। एनईएफटी में हाफ आवरली बैचेस में सेटलमेंट होता है, टोटल बैचेस 48 बैचेस रन होते हैं, 24/7 एनईएफटी भी रन होता है। आरटीजीएस में मिनिमम अमाउंट जो ट्रांसफर का है दैट इज ₹2 लाख। एनईएफटी में कोई मिनिमम अमाउंट नहीं, आप ₹1 से लेकर मैक्सिमम कितना भी ट्रांसफर कर सकते हो। आरटीजीएस में मिनिमम 2 लाख से मैक्सिमम कितना भी कर सकते हो। और इसमें रियल टाइम पे सेटलमेंट होता है, कोई नेटिंग नहीं होती है ट्रांजेक्शन की। तो ये सब क्वेश्चन इससे आते हैं। देन आप क्या इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। लॉकर से पिछली बार केस स्टडी आई थी ऑन द नॉमिनीज कि अगर नॉमिनी है, एक की डेथ हो गई, जॉइंट अकाउंट है तो कैसे ऑपरेट करने मिलेगा नहीं मिलेगा वो सब। देन अगर लॉकर 7 ईयर्स हो गए इनऑपरेटिव है, भले ही रेंट आ रहा है फिर भी बैंक क्या ब्रेक ओपन उसको कर देगी। अगर लॉकर का कंटेंट लॉस होता है ड्यू टू फायर, एक्सीडेंट, ड्यू टू थेफ्ट, रॉबरी, फायर की वजह से, तो उसमें बैंक कॉम्पनसेट करती है कस्टमर्स को इक्विवेलेंट टू 100 टाइम्स द एनुअल रेंट। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है एग्जाम में कि अगर किसी का लॉकर का कंटेंट लॉस होता है तो बैंक कितना कॉम्पनसेट करेगी, 100 टाइम्स द एनुअल रेंट करती है। तो ये सब कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं रिलेटेड टू एंसिलरी सर्विसेज। तो काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट यूनिट है यूनिट 17 विच इज कस्टमर सर्विस गाइडलाइंस। कस्टमर सर्विस गाइडलाइंस में तो पहले तो हमें कमिटीज के बारे में अच्छे से पढ़ना है।
जिसपे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, जिसमें 4 कमिटीज है मेनली, कस्टमर सर्विस कमिटी, स्टैंडिंग कमिटी, ब्रांच लेवल कस्टमर सर्विस कमिटी। वो कब कब मीट करती है, किसको कौन रिपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो ब्रांच लेवल मंथली मीट करती है, वो स्टैंडिंग कमिटी को रिपोर्टिंग करती है। स्टैंडिंग कमिटी क्यों किस लिए बनती है, वो वेरियस डिपार्टमेंट्स की फंक्शनिंग को इवेल्युएट करती है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो इसमें आपको देखनी है। फिर 4 तरीके की ब्रांच अप्रूव्ड पॉलिसीज होती हैं, वो नाम पता होने चाहिए, वो एग्जाम में आया था। कॉम्प्रिहेंसिव डिपॉजिट पॉलिसी, चेक कलेक्शन, कस्टमर कंपनसेशन एंड कस्टमर ग्रीवियांस रिट्रेसल, ये 4 होती है। क्वेश्चन आया था इनमें से कौन सी एक पॉलिसी नहीं होती है, तो उसमें क्वेश्चन में था लोन पॉलिसी, तो वो आंसर मार्क करना था। तो मेन ये 4 बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसीज होती है जो पता होना चाहिए। देन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू एटीएम ऑपरेशंस। तो उसमें कितना आपका लिए फ्री ट्रांजेक्शन्स अलाउड है एटीएम में। एटीएम में अगर आपका अगर गलत डेबिट हो जाता है तो बैंक को कितना टाइम पीरियड होता है टू रिवर्स इट। देन रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इसमें पूरी केस स्टडी आई थी 5 नंबर की, रिलेटेड टू मैक्सिमम लाइबिलिटी ऑफ कस्टमर। उसमें एक पूरी टेबल है जो बहुत अच्छे से आपको पढ़नी है। ठीक है, मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी सेट होती है, इसमें अलग अलग केसेस है कि अगर 3 दिन में अगर कस्टमर इन्फॉर्म कर देता है तो 0 लाइबिलिटी है, 4 to 7 डेज में करता है, थर्ड पार्टी की वजह से कुछ हुआ है तो वो टेबल है कि बीएसबीडी अकाउंट है तो मैक्सिमम 5,000 की लाइबिलिटी है, अदर अकाउंट्स में 10,000 की है, अदर सीसीओडी अकाउंट्स 25 लाख से ज्यादा का है आउटस्टैंडिंग तो 25,000 की मैक्सिमम लाइबिलिटी। वो पूरी टेबल अच्छे से करके जानी है रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन मैक्सिमम लाइबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपके लिए यूनिट 19 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज कस्टमर ग्रीवियांस रिड्रेसल एंड आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। इससे क्वेश्चन आना ही आना है, आप लिख के ले लीजिए। आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन में कौन से 3 ओम्बड्समैन को इंटीग्रेट करके आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन आया था। ओके, उस पे क्वेश्चन आपका आ जाता है। देन ओम्बड्समैन मैक्सिमम कितना अवार्ड पास कर सकता है, उस पे क्वेश्चन। अपीलेट अथॉरिटी कौन है, 2 बार आ चुका है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट एक्ट एज एन अपीलेट अथॉरिटी। ठीक है, तो ये सब कुछ क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। देन आपका यूनिट 20 इंपॉर्टेंट है, विच इज योर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019, जिसमें एक तो आपको अच्छे से सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में पढ़ के जाना है, जो एक्चुअल में रेगुलेटरी बॉडी है रिलेटेड टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, उनके पास क्या क्या मेन पावर्स हैं वो देख के जाने हैं, क्या फंक्शंस हैं, और साथ में इसमें कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशंस है जो उनके पास क्या मतलब कितना अवार्ड वो पास, मतलब कितने अमाउंट की कंप्लेंट्स वो डील कर सकती है, उसके ऊपर 2 बार क्वेश्चन आया है। तो जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन है वो अप टू 50 लाख की केसेस देखते हैं। स्टेट कमीशन आपके ग्रेटर देन 50 लाख एंड अप टू 2 करोड़ के केसेस देखते हैं, और नेशनल कमीशन आपके ग्रेटर देन 2 करोड़ की कंप्लेंट्स डील करते हैं। तो ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आ चुका है, तो वो आपको पता होने चाहिए ये सब पॉइंट्स। देन लास्ट आपका इंपॉर्टेंट यूनिट है यूनिट 21, विच इज आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसमें मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 बार आ चुका है। टाइम लिमिट फॉर द डिस्पोजल ऑफ कंप्लेंट, कितना टाइम लिमिट है, 30 डेज में हो जाना चाहिए। ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो मांगी गई या तो वो दे दो या रिजेक्ट कर दो गिविंग प्रॉपर रीजंस, और अगर वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू लाइफ एंड लिबर्टी इट शुड बी प्रोवाइडेड विद इन 48 आवर्स। देन इसमें क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन जो कमीशन है उसमें कौन कौन होता है, तो एक तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, इसको कौन अपॉइंट करता है, मेनली प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी, जिसका चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होता है। वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो और आरटीआई में फिर वो पेनल्टी के बारे में ये सब पढ़ लीजिएगा जो बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो आपका यूनिट 21 इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखिए मॉड्यूल ए से 35% का क्वेश्चन पेपर आपका सेट होता है, और हमने कुछ और आपको 10 चैप्टर्स बताए आउट ऑफ 21 चैप्टर्स, जिनसे मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं। तो एटलीस्ट ये 10 चैप्टर्स आप बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं मॉड्यूल बी की तरफ, विच इज फंक्शंस ऑफ बैंक, जिसमें 20 यूनिट्स है। इसमें अगेन हम अराउंड 9 to 10 यूनिट्स बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। एंड मॉड्यूल बी इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल ऑफ योर पीबीबी, जिससे आपके अराउंड 40% का क्वेश्चन पेपर सेट होता है।
तो 40% के क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल बी से हर बार देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी इंपॉर्टेंट यूनिट्स की। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट यूनिट है दैट इज यूनिट 23 अप्रेजल एंड असेसमेंट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, जिसमें मेनली क्वेश्चन आपका आता है रिलेटेड टू कि वर्किंग कैपिटल असेसमेंट के जो प्रोसेस मेथड्स हैं, तो जैसे टर्नओवर मेथड, इससे आपका न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों पर क्वेश्चन आ चुका है। टर्नओवर मेथड, जब 5 करोड़ तक की लिमिट वालों को टर्नओवर मेथड यूज करते हैं, इससे कैसे वर्किंग कैपिटल असेस करते हैं उस पर न्यूमेरिकल आ चुका है। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड पे भी न्यूमेरिकल आ चुका है आपका। मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस मेथड, जिसमें आपका फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग और सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग से क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड मेथड ऑफ लेंडिंग ऑब्सोलीट हो गया है, इसलिए नहीं आता। और कैश बजट मेथड है, जिससे क्वेश्चन आता नहीं है क्योंकि वो डिस्कस प्रॉपरली किया भी नहीं गया है बुक में। तो ये एक चैप्टर है जिनसे आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, पीवीबी के पेपर में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है। और मेनली जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इसी पर आते हैं, वर्किंग कैपिटल असेस करने पे। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है? टोटल करंट एसेट। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो उस पे क्वेश्चंस आते हैं। देन आपके वो सब क्वेश्चंस आ जाते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करना, वो आपके अकाउंटिंग में भी है, तो वो आपको आता होगा। ओके, सो यूनिट 23 आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है बिकॉज इट कंप्राइजेस न्यूमेरिकल्स पार्ट ऑल्सो। देन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है यूनिट 26 विच इज डिफरेंट मोड्स ऑफ चार्जिंग सिक्योरिटी, जिससे अराउंड 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में हर साल देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं आपके, हाइपोथिकेशन, मॉर्गेज, प्लेज, लिएन, सब पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है, राइट टू सेट ऑफ, असाइनमेंट। ओके, ये सारे कुछ अच्छे से पढ़ के जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने एक हाइपोथिकेशन और मॉर्गेज में क्या डिफरेंस है मेनली, और प्लेज में हाइपोथिकेशन, इस पे एक छोटा शॉर्ट्स वीडियो भी बनाया था, वो देख लीजिएगा, बहुत क्लैरिटी आपको मिलेगी शॉर्ट में। तो ये जितने भी टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं वो बहुत अच्छे से करके जाने रहेंगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है विच इज यूनिट 28 नॉन परफॉर्मिंग असेट। इससे भी हमें कभी कभी एग्जाम में एक आध न्यूमेरिकल देखने को मिल जाता है, जिसमें न्यूमेरिकल आता है बेस्ड ऑन द प्रोविजनिंग नॉर्म्स। तो प्रोविजनिंग नॉर्म्स पे इस पे मेनली न्यूमेरिकल आता है। जैसे जो असेट्स होता है उनको क्लासिफाई किया जाता है, रेगुलर है तो ठीक है, फिर अगर उसमें स्ट्रेस देखने को मिलता है तो स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, SMA 0, SMA 1 एंड SMA 2, इस पे भी 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। SMA 0 तब होता है जब 1 to 30 डेज हो गए और लोन अमाउंट जो ओवर ड्यू है वो पे नहीं किया गया, ओवर ड्यू पे 1 से 30 दिन हो गए, नहीं पेमेंट आया। 31 to 60 डेज हो गए ओवर ड्यू हुए, SMA 1 में चला गया अकाउंट, 61 to 90 डेज में SMA 2, ग्रेटर देन 90 डेज NPA। फिर उसके बाद आपका कैटेगराइजेशन चालू हो जाता है सब स्टैंडर्ड का। तो अप टू 12 मंथ्स वो सब स्टैंडर्ड एसेट रहता है, जिसमें कितनी प्रोविजनिंग नॉर्म्स है, अगर आपका सिक्योर्ड है, सिक्योरिटी है, तो उस पे हमें 15% की प्रोविजनिंग करनी पड़ती है ऑन द सिक्योर्ड पोर्शन ऑफ सब स्टैंडर्ड एसेट। अनसिक्योर्ड पे 25% की प्रोविजनिंग करनी है। देन आगे डाउटफुल 1 में चला जाता है 12 महीने बाद, अगर उसमें सिक्योरिटी है तो 25%, डाउटफुल 2 में 40% और डाउटफुल 3 में पूरा 100%, और अनसिक्योर्ड है तो पूरा 100% प्रोविजनिंग। लॉस असेट्स में भी 100% प्रोविजनिंग। तो ये आपको पता होगा तभी आप न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। मेनली न्यूमेरिकल NPA पे प्रोविजनिंग नॉर्म्स पे आते हैं। PCR RBI ने कितना रेकमेंड कर रखा है वो क्वेश्चन आ चुका है, 70% बैंक्स के लिए एटलीस्ट प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो 70% होना चाहिए। ओके, साथ में स्टैंडर्ड एसेट्स पे भी प्रोविजंस होते हैं, ठीक है, तो वो भी आपको पढ़ के जाने हैं। ये सब क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं NPA चैप्टर से, इसलिए NPA चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से करके जाना है। ओके, नेक्स्ट आपका यूनिट 29 इंपॉर्टेंट है विच इज इंपॉर्टेंट लॉस रिलेटेड टू रिकवरी ऑफ डेट, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका सरफेसी एक्ट, जिसमें बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है सरफेसी एक्ट कब एप्लीकेबल होगा। तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट एटलीस्ट 1 लाख की होनी चाहिए, 1 लाख से ज्यादा की। आउटस्टैंडिंग है वो 20% उससे ज्यादा का होना चाहिए, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मोर देन 20% होना चाहिए। वो एग्रीकल्चर लैंड पे नहीं हो सकती, वो सब इसमें क्वेश्चन आता है। सेंट्रल रजिस्ट्री कौन है जिसपे रजिस्ट्रेशन
सिक्योरिटी इंटरेस्ट बैंक्स को रजिस्टर करनी रहती है। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। कौन है सेंट्रल रजिस्ट्री? सरसाई है, ये पता होना चाहिए। देन इसमें इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आ जाता है, जिसमें आपका डीआरटी और डीआरएटी के बारे में बात किया गया है। इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं रिलेटेड टू प्रिसाइडिंग ऑफिसर की क्या क्वालिफिकेशंस है और क्या टेन्योर है। सिमिलरली डीआरएटी में चेयरपर्सन की क्या क्वालिफिकेशन है, क्या टेन्योर है। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स का थोड़ा सा देख जाइएगा। देन आपका लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट है, जिसके अंदर में लोक अदालत सेट होता है। लोक अदालत पे क्वेश्चन आ चुका है कि ये केसेस कितने लिमिट तक के डील करती है। सो ये अप टू ₹20 लाख के केसेस डील करती है, ये पता होना चाहिए। डीआरटी मोर देन 20 लाख एंड अबव के केसेस डील करती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लॉस पढ़ के जाइएगा। देन अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस, जिसमें जो न्यू गाइडलाइंस है रिलेटेड टू पीएसएल, उसमें कुछ चेंजेस आए। आरबीआई ने चेंजेस करे थे इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 25, तो आपको सारी न्यू गाइडलाइंस पढ़ जानी है। हाउसिंग लोन की लिमिट्स चेंज हो गई है, रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन लोन 20 लाख का था, वो एग्जाम में लास्ट ईयर आया भी था, बट अब 25 लाख हो गया है। 25 लाख तक का एजुकेशन लोन पीएसएल में काउंट होता है। प्रायोरिटी सेक्टर का जो पूरा टेबल है, डिफरेंट टारगेट्स हैं बैंक्स के, वो बहुत अच्छे से करके जाने हैं। आपके अराउंड 3 क्वेश्चंस पीएसएल से आते ही आते हैं हर बार एग्जाम में। ओके, देन आपका यूनिट 27 एग्रीकल्चर फाइनेंस है, जिसमें आपको केसीसी कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपको देखना है। केसीसी लिमिट जो होती है, ओके, इसमें स्केल ऑफ फाइनेंस को कौन देता है? डीएलटीसी देती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमिटी। और केसीसी को कैसे कंप्यूट करते हैं? स्केल ऑफ फाइनेंस इनटू एरिया, फिर इसमें एडिशनल 10% और एडिशनल 20% देते हैं। फिर हर साल हम लोग 10% इंक्रीज करते हैं अप टू 5 ईयर्स। वो सब क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू केसीसी लिमिट कंप्यूटेशन, वो देख लीजिएगा। देन यूनिट 39 इंपॉर्टेंट है, विच इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन इंडिया, जिसमें एमएसएमई का जो क्लासिफिकेशन है जो आपकी मैकमिलन बुक में है वो पुराना हो गया है, क्योंकि 2025 में इसमें चेंजेस आए थे रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर लिमिट्स। तो जो बुक में जो लिमिट्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट लिमिट्स अब 2.5 टाइम्स इंक्रीज हो गई हैं, और जो टर्नओवर लिमिट है वो सारी 2 टाइम्स इंक्रीज हो गई हैं। तो अगर आपको पुरानी भी याद है तो उसमें अब जो एग्जाम में आएगा वो आपको नई के हिसाब से मार्क करना रहेगा आंसर। तो पुरानी वाली जो भी लिमिट्स है उसमें इंटू 2.5 टाइम्स करना है फॉर द इन्वेस्टमेंट, और टर्नओवर में 2 टाइम्स करना रहेगा। साथ में इसमें पीएम स्वनिधि पे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। मैक्सिमम लोन इसके अंदर में कितना दिया जाता है? तो पहला लोन होता है 10,000, 20,000, और मैक्सिमम लोन 50,000 तक का दिया जाता है। 7% की इंटरेस्ट सब्सिडी रहती है, वो सब क्वेश्चन आते हैं। देन आपका क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर जो बैंक है CGS1, इस पे भी रिसेंट में चेंजेस आए हैं। इसके अंदर में जो कोलेटरल फ्री लोन बैंक्स देती है एमएससीज को, पहले अप टू 5 करोड़ तक के कवर होते थे अंडर दिस गारंटी स्कीम। नाउ लोन्स अप टू ₹10 करोड़ कवर होते हैं अंडर दिस क्रेडिट गारंटी। तो उस पे क्वेश्चंस आपके आते हैं। देन समाधान पोर्टल एक है जो लॉन्च किया गया फॉर द डीलेड पेमेंट्स, जिसमें है कि मैक्सिमम 45 डेज में एमएससीज को अपना पैसा मिल जाना चाहिए। अगर डिले होता है तो वो समाधान पोर्टल पे इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर नहीं पैसा पे करते हैं बायर, तो उनको अराउंड 3 टाइम्स द बैंक रेट कंपनसेशन देना पड़ता है। वो क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देन ट्रेड्स के बारे में, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, जहां एमएससीज के अपने इनवॉइसेस को डिस्काउंट कर सकते हैं, उसके लिए होता है। तो ये सब क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन है जो एमएससी चैप्टर से आपके एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है इससे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें आपको सारी ही स्कीम मेनली एनआरएलएम स्कीम, जो दीनदयाल अंत्योदय योजना एनआरएलएम स्कीम है, फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसमें मेनली ओवरड्राफ्ट के बारे में क्वेश्चन आता है। मैक्सिमम ओवरड्राफ्ट लिमिट है 10,000 की, एटलीस्ट 6 मंथ सेटिस्फैक्ट्री अकाउंट को चलाना है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ओके, जीवन ज्योति बीमा योजना, इन दोनों में मेनली एज लिमिट्स पूछी जाती हैं, जिसमें सुरक्षा बीमा योजना की 18 to 70 ईयर्स है और जीवन ज्योति बीमा योजना की 18 to 50 ईयर्स है। फर्दर आप इसमें बेनिफिट ले सकते हो अप टू 55 ईयर्स, बट एंट्री 50 ईयर्स तक ही अवेलेबल है। कंपनसेशन सुरक्षा बीमा योजना में अगर फुल डिसेबिलिटी हो गई तो 2 लाख है,
पार्शियल डिसेबिलिटी है 1 लाख है, जीवन ज्योति में 2 लाख का है। तो वो सब क्वेश्चंस इसमें से काफी एग्जाम में पूछे गए। ओके, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा मॉड्यूल बी का डिस्कशन ओवर हुआ, जहां हमने अराउंड आपको 10 चैप्टर्स बताया आउट ऑफ 20 चैप्टर, जो आपको बहुत ही अच्छे से करके जाने हैं और काफी ज्यादा वेटेज है। मैंने जैसे बताया 40% के क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल बी से आते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग मॉड्यूल सी की तरफ, विच इज बैंकिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें आपके 9 यूनिट्स हैं। मॉड्यूल सी का वेटेज रहता है 20% का। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो देखते हैं हम लोग चैप्टर्स। पहला है यूनिट 42 विच इज एसेंशियल्स ऑफ बैंकिंग कंप्यूटराइजेशन। इसमें मेनली एक तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिलेटेड टू डिफरेंट टोपोलॉजीज, जिसमें कि आपका डिफरेंस बिटवीन बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, इनकी करेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे से करके जानी है। साथ में हब, राउटर, इन सब के बीच में डिफरेंसेस देख लीजिएगा, ये सब टर्म्स के मीनिंग देख लीजिएगा, इस पे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका यूनिट 44 इंपॉर्टेंट है, विच इज ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स। ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स की हम लोग बात करें तो इसमें बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू व्हाइट लेबल एटीएम्स। उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। क्रेडिट कार्ड और चार्ज कार्ड में क्या डिफरेंस है, उस पर मैंने आपके लिए एक शॉर्ट्स भी रेडी किया था, जिससे आप इजिली समझ पाओ। पीपीआई के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, मोबाइल बैंकिंग। ओके, तो सब बहुत अच्छे से पढ़ जाइएगा। ओके, ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स। और नेक्स्ट आपका डिजिटल पेमेंट सिस्टम ऑफ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो हमारा यूपीआई, आईएमपीएस, कितनी कितनी लिमिट्स है, इनहैंस लिमिट्स क्या है। एमएमआईडी के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, कितने डिजिट लॉन्ग होता है, 7 डिजिट लॉन्ग होता है एमएमआईडी नंबर, उसके ऊपर क्वेश्चन। भीम के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। तो इनसे काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। तो आपका यूनिट 46 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ योर मॉड्यूल सी, बहुत अच्छे से करके जाइएगा इसको। और लास्ट है आपका यूनिट 50, जिसमें आपका आ जाता है टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स इन बैंकिंग, जिसमें ई रूपी के बारे में, और ये कई बार आ चुका है। रेडटेक, सुपटेक, फिनटेक क्या है। रेडटेक या रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी, मतलब जिसकी वजह से, जिसकी मदद से जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस दी है उनको बैंक्स अच्छे से फॉलो कर सके, उसके लिए रेडटेक होता है। और सुपटेक है सुपरवाइजरी टेक्नोलॉजी, जिसकी मदद से जो सुपरवाइजरी अथॉरिटीज है यानी कि आरबीआई वगैरह वो अच्छे से रेगुलेट कर सके, वो सुपटेक टेक्नोलॉजी है। तो ये डिफरेंसेस क्लियर होने चाहिए, इनके बारे में पढ़ के जाइएगा। लास्ट है हमारा मॉड्यूल डी, विच इज एथिक्स इन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, विच कंप्राइजेस 5 यूनिट्स। और सिर्फ 5% का ही वेटेज इसमें देखने को मिलता है, सिर्फ 5% ही क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल डी से आते हैं, जिनमें मेन इंपॉर्टेंट यूनिट्स आपका यूनिट 51 और 54 देख के जाइएगा। और मेन जो इससे क्वेश्चंस आते हैं दैट इज रिलेटेड टू डिफरेंसेस बिटवीन एथिक्स एंड वैल्यूज। तो इसकी टेबल है वो अच्छे से देख लीजिएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स जिस पे क्वेश्चंस आता है। देन आपकी एक बार पूरी एथिकल डिलेमा के ऊपर केस स्टडी आई हुई है एग्जाम में, तो वो आप कर लोगे अगर आपको इस टर्म का मीनिंग पता होगा। सो एथिकल डिलेमा के बारे में पढ़ लीजिएगा, जहां पे ऐसी सिचुएशन होती है कि दोनों ही चीजें पूरी तरीके से एथिकली राइट नहीं होती, तो आप कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज करोगे। ओके, तो वैसा केस स्टडी आया था आपका एथिकल डिलेमा। देन विसल ब्लोअर के ऊपर पढ़ के जाइएगा, इसमें उस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, तो ये सब कुछ मॉड्यूल डी का आपका सबसे लीस्ट वेटेज होता है 5%, और मेनली इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और कुछ इसमें बहुत ही जनरल कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन आते हैं कि आपको ऑप्शंस दे दिए, आपको बताना है कि कौन सा सबसे ज्यादा एथिकल डिसीजन होगा। ठीक है, बाकी क्या क्या अनएथिकल चीजें हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह, वो सब थोड़ा टर्म्स को देख जाइएगा, वो तो इलीगल भी है एक्चुअली। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा आज का सेशन ओवर होता है, जहां हमने ये भी डिस्कस किया कौन से मॉड्यूल का कितना वेटेज रहता है ओवरऑल पेपर में, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, साथ में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी डिस्कस करें। अगर आपको पसंद आया हो, आपके लिए यूजफुल लगा हो, जरूर से सेशन को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियोस का आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इन सभी वीडियोस की पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।